दोस्तों, पिछला वीडियो लल्लन टॉप डिबेट पर डाला गया था। ये वीडियो उसी का सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, साथ ही कुछ प्रश्न भी आए लॉकडाउन से जुड़े, कोविड-19 से जुड़े। इस वीडियो में बारी बारी से इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इसमें ऐसे सवालों का जवाब दिया गया है जो आम पब्लिक को बहुत परेशान करते हैं। ये वीडियो मुख्यतः हर्ड इम्यूनिटी को लेकर केंद्रित रहेगा, पर कई और सवालों का जवाब भी मिलेगा। जैसे पहला सबसे ज़्यादा बार अभी तक पूछा गया प्रश्न इस प्रकार है कि किसी एपिडेमियोलॉजिस्ट ने या किसी डॉक्टर ने या किसी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ने कहा कि कोविड-19 की समस्या का समाधान सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी है। इस पर भी ज़रा नज़र डालेंगे। टीबी की आर नोट वैल्यू ज़्यादा होने के बावजूद इसके लिए लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया। पिछले वीडियो में इसे विस्तार से समझाया गया था, पर काफ़ी सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर देने के कारण कुछ चीज़ें जल्दी से पकड़ में नहीं आती और भी कुछ अन्य सवाल हैं, उनका भी जवाब मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर डेस्टिनेशन। डॉक्टर डेस्टिनेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आर नोट यानी बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर के बारे में आपको याद दिला देता हूँ। आर नोट का मतलब होता है कि एक संक्रमित रोग कितना फैल सकता है। संक्रमित रोगों की फैलने की क्षमता को नापने का एक पैमाना है आर नोट। जिस बीमारी का आर नोट जितना ज़्यादा होता है वो बीमारी उतनी ही ज़्यादा फैलती है। तो दूसरे शब्दों में ज़्यादा आर नोट का मतलब यह भी है कि बीमारी ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि आर नोट बाद में आता है, पहले बीमारी ही आती है। आर नोट को निकालने का तरीका सरल नहीं होता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे संक्रमण किन माध्यम से हो सकता है, संक्रमित बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, यानी सिम्टम्स आने में कितना समय लगता है, और भी बहुत से फैक्टर्स पर बात की जा सकती है। अब बात करते हैं आर नोट किस लिए काम आता है। देखिए, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यह बीमारी की भयावहता को दर्शाता है। साथ में आर नोट यह भी बताता है कि बीमारी को रोकना कैसे है, यानी डिसीज़ मैनेजमेंट में भी बहुत सहायक होता है। ये सब आर नोट के माध्यम से कैसे किया जाता है, ये जानने से पहले ज़रा हर्ड इम्यूनिटी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। जब भी कोई संक्रमित रोग किसी क्षेत्र में फैलता है तो उस क्षेत्र की आबादी संक्रमित हो जाती है और नतीजा ये होता है कि कुछ लोग बिना इलाज के ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग इलाज के बाद भी मर जाते हैं और कुछ लोग बिना इलाज के भी मर जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो संक्रमण से अछूते रह जाते हैं, यानी जिन्हें संक्रमण नहीं होता है। तो होता क्या है कि जो लोग इन्फेक्शन होने के बाद रिकवर हो जाते हैं बीमारी से, तो ऐसे लोगों में उस बीमारी की एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। एंटीबॉडी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। एंटीबॉडी डेवलप होने से इन लोगों में दोबारा संक्रमण का खतरा और उस संक्रमण को फैलाने का खतरा बहुत कम हो जाता है और परिणाम स्वरूप ये लोग एक ढाल का काम करते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं उन लोगों के लिए जो अभी संक्रमण से बचे हुए हैं, और इस प्रकार ये संक्रमण वाली चेन को भी आगे बढ़ने से रोकते हैं। यहाँ तक हमने वो बात करी जो लगभग सभी को पता है, लेकिन इसके आगे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हर्ड इम्यूनिटी कैसे प्राप्त की जाती है। हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं। पहला नेचुरल इम्यूनिटी के माध्यम से, दूसरा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी यानी वैक्सीन्स के माध्यम से। नेचुरल इम्यूनिटी यानी आप लोगों को बाहर निकलने दो, नॉन इन्फेक्टेड लोगों को इन्फेक्टेड लोगों से मिलने दो, तो होगा क्या कि जो स्वस्थ लोग हैं वो भी संक्रमण का शिकार हो जाएंगे और उनमें भी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। लेकिन नेचुरल तरीके से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने में समस्याएं बहुत हैं। जैसे पहली समस्या, नेचुरल इम्यूनिटी में रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि वैक्सीन से हम पैथोजन को एक सूक्ष्म मात्रा में दे सकते हैं। दिए गए वायरस बैक्टीरिया पर हमारा नियंत्रण होता है, पर नेचुरल इन्फेक्शन में हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह तरीका काफ़ी खतरनाक होता है और जानलेवा भी हो सकता है। आगे कहने का मतलब है कि वायरल लोड पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है नेचुरल इम्यूनिटी के केस में। दूसरा, आपको नहीं पता कि नेचुरल इन्फेक्शन के माध्यम से आप में पैथोजन आया है या नहीं, आप इम्यूनाइज्ड हो भी गए हो या नहीं। यदि व्यक्ति बीमार होकर रिकवर होता है तो अलग बात है, तो कन्फर्म है कि वो इम्यूनाइज्ड हो चुका है। पर यदि इन्फेक्शन हुआ है और बिना बीमार हुए ही व्यक्ति रिकवर हो जाए तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो इम्यूनाइज्ड है या नहीं। तो इसके परिणाम स्वरूप हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितने प्रतिशत जनता इम्यूनाइज्ड है। वैक्सीन्स में हमें पता रहता है कि यदि वैक्सीनेशन हुआ है तो व्यक्ति इम्यूनाइज्ड हो चुका है। वैक्सीन्स में एक फ़ायदा और रहता है कि हमें टेस्टिंग के ज़रिए पता रहता है कि एंटीबॉडी कितने समय के लिए बनी है,
कब इसका बूस्टर देने की ज़रूरत है या कब रीवैक्सीनेशन की ज़रूरत है। हर्ड इम्यूनिटी सिर्फ कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए ही सफल है, कामयाब है, लेकिन कई इन्फेक्शियस डिसीज़ जैसे टिटनस, रेबीज़ पर हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है। यानी जिन इन्फेक्शंस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है, उसी के लिए हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त की जा सकती है। यदि व्यक्ति वल्नरेबल है डिसीज़ के लिए, यानी संक्रमण जानलेवा हो सकता है, जैसे कोई अंडरलाइन कंडीशन है, वृद्ध है या कोई बच्चा है, तो ऐसी स्थिति में वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षित रास्ता होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्फेक्शियस डिसीज़ और कंटेजियस डिसीज़ दो अलग बातें हैं। हर कंटेजियस डिसीज़ यानी कम्युनिकेबल डिसीज़ इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, पर हर इन्फेक्शियस डिसीज़ कम्युनिकेबल नहीं होती। जैसे यदि सब लोगों को टिटनेस का इंजेक्शन भी लगा दिया जाए तो आपको टिटनेस के संक्रमण का खतरा कम नहीं हो जाएगा। अब यदि किसी एपिडेमियोलॉजिस्ट ने या डॉक्टर ने कह दिया कि कोविड-19 से लड़ने का सिर्फ एक ही इलाज है, हर्ड इम्यूनिटी, तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि वो लॉकडाउन के खिलाफ है, ब्रेक द चेन कैंपेन के खिलाफ है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि इम्यूनाइजेशन ही एकमात्र रास्ता है। वायरस इरेडिकेशन के चांस कम है, इसीलिए तो वैक्सीन पर काम चल रहा है। क्योंकि एंटीवायरल डेवलप करना ज़्यादा मुश्किल होता है कई बार, तो इसलिए ये कह दिया जाता है कि हर्ड इम्यूनिटी ही एकमात्र रास्ता है। अब जरा वापस उस सवाल की ओर रुख करते हैं जिसमें पूछा गया था कि टीबी का R0 10 होने के बावजूद भी क्यों इसके लिए लॉकडाउन नहीं किया जाता है। तो पहले तो देखिए, जो आप गूगल करके टीबी का R0 10 देख रहे हो वो एक्चुअल R0 नहीं है, क्योंकि अब हर्ड इम्यूनिटी हमारी कंट्री में डेवलप हो चुकी है, चाहे वैक्सीन्स के माध्यम से चाहे नेचुरली। तो संक्रमण दर यानी R0 10 न रह करके काफ़ी कम हो चुका है, और यदि किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हो भी जाती है तो इसका सफल इलाज भी उपलब्ध है। इसके लिए हमें इकोनॉमी शटडाउन करने की ज़रूरत नहीं है। और यही R0 की खास बात है कि R0 हमें यह तय करने में मदद करता है कि हमें कम से कम कितने % लोगों को वैक्सीन लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम इस संक्रमित बीमारी को रोक पाएँ, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाएँ। क्योंकि संक्रमण को रोकने के लिए R0 की वैल्यू यानी R0 का जो मान है वो कम से कम होना चाहिए, और यदि R0 की वैल्यू 1 से कम हो जाए तो बीमारी का संक्रमण रुक जाता है, और इसी को डिसीज़ कंटेनेशन कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और यदि आपके भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मैं लाता रहता हूँ, सरल भाषा में मेडिकल साइंस समझाने का प्रयास करता हूँ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपकी नॉलेज में आज कुछ भी ऐड हुआ हो तो चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर दें। अगला वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही खास टॉपिक पर आप वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके बारे में सबके बीच भ्रांतियाँ हैं। धन्यवाद दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, जल्द ही फिर मिलेंगे।